तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे जानते हैं। मैं आपका एडवोकेट अशरफ हुसैन। आज आपको मैं अपने बड़े भाई के जैसे प्रकाश जी से मिलाना चाहता हूँ। आसनसोल के बहुत विख्यात एडवोकेट प्रकाश जी। नमस्कार। मेरा सर, नाम हाँ बोलिए बोलिए मेरा नाम सर। प्रकाश यादव है। आसनसोल कोर्ट में मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस और सिविल दोनों करता हूँ। अच्छा सर, लगभग कितने सालों से आप आसनसोल कोर्ट में हैं? ये 15 साल हो गया। 15 साल से मैं इस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 15 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, कैसी उतार चढ़ाव देखी है अपने इस कोर्ट में? लगभग उस 15 साल में और आज के इस युग में क्या अंतर और क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आया है? डिफरेंसेस तो कुछ खास नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। जब हम लोग शुरू में जब कोर्ट ज्वाइन किए थे जी सर। तो उस समय केस की जो संख्या थी वो भी ज़्यादा थी और लॉयर जो थे कुछ सीमित में थे। लेकिन अभी जिस तरह ये लॉ के प्रति, आइन के प्रति, कानून के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और लोग इस फील्ड में आने लगे हैं, तब से प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी चुकी है। लेकिन फिर भी जो इसमें जो भी एडवोकेट, जो भी लॉयर अच्छा काम कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है। अभी कहना चाहते हैं आप कि जो जूनियर लोग हैं उनके लिए सही स्कोप खुल नहीं पा रहा है, लोग आगे जल्दी से जल्दी बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आपके समय में ये सारी चीज़ें थी। तो सर, लॉ स्टूडेंट जो अभी आसनसोल कोर्ट में या हमारे वेस्ट बंगाल के किसी भी कोर्ट में अपना प्रैक्टिस शुरुआती दौर पे करेंगे, उनको आप कैसे, किस प्रकार से सुझाव देंगे कि क्या शुरुआत करें और बार काउंसिल का एग्ज़ामिनेशन, ये सारे जो के ऊपर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करें? पहले हम लोग जब लॉ पास किए थे उस समय ये जो बार का एग्जामिनेशन का ये सिस्टम नहीं था। हम लोग जस्ट वकालत अपना पूरा किए। ये कब की बात हो रही है सर? ये 2010 की बात हो रही है। 2010 में पहले बार की एग्ज़ाम नहीं होती थी, तो ये बार का एग्ज़ाम आई थिंक 2010 के बाद से ही आया है सर? हाँ, 2012 में ही शायद ये आया है। उसके बाद ये भी ठीक है कि जब बार को लगा, बार जो है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, उनको लगा कि जो नए जो वकालत के इस क्षेत्र में आ रहे हैं जी। वो शायद कानून को की बारीकियां बढ़िया से समझ नहीं पा रहे हैं या उनको प्रैक्टिस में ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए क्या इनका स्टैंडर्ड क्या है लॉ का या कानून क्या है, इनका स्टैंडर्ड क्या है, ये जानने के लिए उन लोगों ने अपना एक एग्जामिनेशन का एक ऑल इंडिया के रैंक पर किया है, जो अच्छा है, जो कि उनका जो कानूनी जो ज्ञान है वो भी निखारता है और इस तरह वो परिपक्व होकर के आते हैं। तो ये अच्छा कदम है। जी जी जी। तो सर, आपने अपने इस 15 साल के दौर में आसनसोल के अलावा और कहाँ जा कर के वकालती की है, कुछ ये भी बताएं। ये भी लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टेड बात है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते हैं कि लॉ पढ़ने के बाद उनको लगता है कि एक ही कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगे, दूसरे कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। तो आप इन भ्रांतियों को दूर करें और बताएं कि एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन अभी के दौर में पास करने के बाद सारे कोर्ट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरह से अपना काम शुरू कर सकते हैं एज एन एडवोकेट। जैसा कि आसनसोल कोर्ट के अलावा मैं दुर्गापुर कोर्ट, धनबाद, आपका मधुपुर, बांका कोर्ट और कलकत्ता में, इसके अलावा अदर स्टेट्स में है जो बिहार में या झारखंड में, रांची, आपका मुंबई में, ये सब कोर्ट में, सभी कोर्टों में गया हूँ केस जो हमारा केस संबंधित। तो वहाँ जाकर के भी हम लोगों ने अपना केस किया है या प्रैक्टिस की है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई बाध्यता नहीं है कि किसी एक कोर्ट में ही करना है। यदि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया है तो ये आपको राइट देता है कि आप किसी भी कोर्ट में जाकर वकालत कर सकते हैं। जी सर। बशर्ते आपका कानूनी ज्ञान कैसा हो, आपका केस मैटर क्या हो। तो सर, आप इतने सारे कोर्ट गए थे तो आपको किसी भी तरीके का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, कोई परेशानी नहीं। और एक सिस्टम ये है कि वहाँ जाने से परेशानी, एक शुरुआती समस्या होती है कि जब वहाँ आप जाइएगा तो कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सा कोर्ट कहाँ है, ये समझने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो उसके लिए एक स्थानीय जो भी एक हमारे जो रहते हैं अधिवक्ता, उनको हम लोग रखते हैं ताकि वो हमें कोर्ट का गाइड कर सके और फिर बाकी बात सब ठीक है, नॉर्मली है। बाकी नॉर्मली। और भी हम लोग जानेंगे हमारे प्रकाश जी से। सर बताइए, आसनसोल कोर्ट में आप जिस समय आए थे उस समय क्या ये डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट हुआ करता था? इसकी ये कब से शुरुआत हुआ
और इसका दौर कब से चला? नहीं, जब हम लोगों ने ये कोर्ट ज्वाइन किया था उस समय ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं था, ये सब डिवीजन कोर्ट ही था और उसमें एसीजीएम थे उस समय। अभी तो सीजीएम है, डिस्ट्रिक्ट जज है, फैमिली कोर्ट आया है, सीबीआई कोर्ट आई है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट जज हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जज शायद 2017 में 2017 में से ये हुआ है। उस समय से हम लोग का जो हमारे एंटी सेक्रेटरी बेल पहले हम लोग बर्दवान में जाकर फाइल करते थे, लेकिन अभी हम यहाँ करते हैं। और भी जो सेशंस के मामले हैं जो पहले बर्दवान वगैरह में जाकर करना पड़ता था, अभी यहाँ हो गया है। तो ये सुविधा हुई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाने से, जजेस कोर्ट हो जाने से केस की संख्या भी बढ़ी है और मैटर भी बहुत सारा आया है और बहुत सारे जो मामले हैं यहाँ हम लोग लड़ पा रहे हैं और इससे वकीलों को भी फ़ायदा हुआ है। जी 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 सर। और सर लोगों को भी कुछ बताएं कि जो कोर्ट का दौर चल रहा है, ये जो न्यायालय की बात चल रही है, तो बताएं लोगों को कि सबसे ज़्यादा जो मामला है, आपने कौन सी ऐसी केस को देखा है जो सबसे ज़्यादा आज के डेट में फाइल हो रही है? लोग उस रुझान को जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा विवाद है जो अभी के डेट में सबसे ज़्यादा कोर्ट में फाइल किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो घरेलू जो विवाद है, जी सर, ये 498 केस वगैरह, मिस केस वगैरह, और ये जो फैमिली कोर्ट जब पति पत्नी की लड़ाई है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, जी तो सर, ये जब से फैमिली कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो इससे पता चलता है कि ये जो पति पत्नी का ये घरेलू विवाद कुछ ज़्यादा है, ये फैमिली मैटर। तो सर ने हम लोगों को बताया कि घरेलू विवाद और हिंसा, ये जो मामला है ये न्यायालय में बहुत ही अधिक बढ़ चुका है और इस बात पर हम लोग और ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है, वो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे श्री प्रकाश जी से। तो सर बताएं कि ये जो घरेलू विवाद है, ये न्यायालय में आने का ऐसा क्या रीज़न आपने अपने कुछ केसों में देखा? क्या विवाद को निपटारा किया जा सकता है? क्या इसमें लोक अदालत मदद कर सकती है, या फिर जो फैमिली कोर्ट है वो इसमें कहाँ तक लोगों को सुरक्षा दे सकती है या फिर घरेलू विवाद का निपटारा कर सकती है? जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो घरेलू विवाद पति पत्नी के बीच में और ये जो 498 के मामले जो बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि छोटी छोटी बातों में ही ये हो जा रहा है। जी सर। और इसमें हमारा जो सामाजिक जो ताना बाना है उसका, और कुछ आर्थिक जो कारण भी इसमें हो सकते हैं। सामाजिक कारण के साथ आर्थिक कारण भी है, जहाँ ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि आर्थिक कारण ही मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही है। जब घर में कोई आर्थिक जब कमी होती है तो इस तरह के मामले बढ़ते हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ते हैं। और इसके साथ ही ये जो समाज में जो ये जो संयुक्त परिवार जो टूटने लगे हैं, एकल परिवार जो हुआ है, उसके कारण एकल परिवार की भावना सभी समाज में हमारे आज के बच्चे बच्चियों में आ गई है। इसके कारण भी ये मामले कुछ ज़्यादा ही आने लगे, क्योंकि आजकल की जो बच्चियां हैं, वो जो लड़कियां हैं, वो नहीं चाहती है कि हम एक संयुक्त परिवार में रहे, वहाँ उन जिम्मेवारियों का पालन करें, और वो चाहती है कि मैं अकेला रहूँ, सिर्फ मेरे बच्चे रहे, मेरे पति रहे, और ये जिम्मेवारियों का निर्वहन करना नहीं चाहती है। और ये छोटी छोटी बातों में ये जो मामला है ये अदालत तक पहुँच जा रहा है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात सर ने कही है कि ये जो छोटी छोटी बात जो है, लोग इसको लेकर के अदालत में आ जा रहे हैं, घरेलू ताने बाने हैं, इसके अलावा आर्थिक तंगी का लोग शिकार हैं, जिसके वजह से लोग कोर्ट का रास्ता देख ले रहे हैं। तो सर लोगों को क्या सुझाव देंगे कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें और इन सब चीज़ों से दूर रहें? इसके बाद एक लास्ट अंतिम शब्द और अंतिम प्रश्न हमारा आपसे ये रहेगा कि घरेलू हिंसा को किस तरह से संक्षिप्त में ऐसा कोई बात बताइए जिससे रोका जा सके। देखिए, घरेलू हिंसा को रोकने का कोई पार्टिकुलर कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं। उसको हमें सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, और मोहल्ले में या हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को लेकर के, यदि और परिवार के दोनों परिवार के सदस्यों को आपस में बिठाकर, जिसे हम लोग बाहर में बैठकर एक टेबल पर हम लोग आए, बातचीत करें
समस्या जो है उसको समाधान करने की कोशिश करें। जी कुछ सर। जो जिद है, एक जिद जो है किसी को नीचा दिखाने की या किसी को कुछ कर दिखाने की, जी सर। इस जिद को यदि पीछे छोड़कर यदि दोनों तरफ से 2 कदम जो आगे बढ़े वो 4 कदम पीछे या 2 कदम पीछे हटे, जी तो सर। मेरा मानना है कि समस्या सुलझ सकती है और ये मामला अदालत तक ना आ पाए, ऐसा मेरा मानना है। जी सर। तो हम लोग आज थे प्रकाश यादव जी के साथ, मेरे बड़े भाई, और मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और इसी के साथ हमारा वीडियो आज समाप्त होता है।